नमस्कार, मैं निर्मल कुमार निर्मल क्लासेस ऑनलाइन में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसको लेकर मैं आपके लिए लाया हूँ। ये हमारी मानना है कि आपके आने वाले एग्जाम जो भी है बीपीएससी, दरोगा और यूपीएससी के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा से पूरा देखिए और अपने जीवन में इसको उतारिए और अपने एग्जाम में काम लाइए। तो यह संविधान की प्रस्तावना क्या चीज है, इस पर पहले हम बात करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना है क्या और कौन कौन से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखिए क्या कहता है ना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा, भारतीय संविधान की क्या कही जाती है? आत्मा। जिस प्रकार हमारे बॉडी होता है, हमारे बॉडी में यदि आत्मा नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, बॉडी खत्म हो जाती है ना। उसी तरह भारतीय संविधान के यदि आत्मा के हैं, किसको बोला जाता है? संविधान को बोला जाता है, सॉरी प्रस्तावना को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको संविधान के बारे में जानना है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। आप पूरी प्रस्तावना को सरसरी निगाह से पढ़ लीजिए, उनके बारे में पता चल जाएगा। पूरा संविधान को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। उसे आत्मा कहा जाती है, दर्पण कहा जाता है। दर्पण, हमें चेहरे देखने के लिए शीशे की जरूरत पड़ती है। उसी तरह भारतीय संविधान को समझना है, यहाँ की शासन व्यवस्था को समझना है, तो आपको संविधान के लिए प्रस्तावना को जानना पड़ेगा, है ना। तो कुंजी और क्या कहा गया? सार कहा गया। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है क्या क्या है? इसको आत्मा भी कोई बोल रहे हैं, कोई दर्पण बोल रहे हैं, कोई कुंजी या कोई सार है ना। तो किस प्रकार ये सार है, तो जब मैं प्रस्तावना में जाऊंगा पता चल जाएगा। कहने का मतलब है कि सार कहने का अर्थ है कि पूरा संविधान पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रस्तावना को समझ पा रहे हैं तो आप संविधान को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या पंडित नेहरू ने अब पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान है ना, संघ के प्रथम बैठक के दौरान 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने द्वितीय बैठक के दौरान 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गई। तो ये क्वेश्चन आती है सर कि प्रस्तावना आया कहां से? तो पंडित नेहरू ने संविधान सभा के दौरान 13 दिसंबर 1946 जो प्रथम बैठक हुई थी उस दिन, है ना, और उस समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। सॉरी, प्रथम नहीं, द्वितीय। प्रथम हुई थी 9 दिसंबर को, द्वितीय हुई थी 13 दिसंबर 1940 को। उस समय एक उद्देश्य प्रस्ताव लिखा था और वही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और वही भारतीय संविधान का क्या बन गया? प्रस्तावना बन गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सर इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हो गई, तो अब पता चलना चाहिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना है क्या, जरा उसका एक बार दर्शन कर लिया जाए। देखिए प्रस्तावना कहते किसको है? कहता है हम भारत के लोग, यानी कि ये जो संविधान को स्वीकार किए हैं, इसको बनाए हैं, किसने बनाया? हम भारत के लोगों ने, है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, है ना, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना। तो देखिए पूरी पढ़ देंगे तो कोई फायदा नहीं है। चलिए पॉइंट पे आते हैं। देखिए भारत का संविधान किस प्रकार का है, ये प्रस्तावना में बात की गई है। तो पहला कहता है कि भारतीय संविधान को कौन स्वीकार करते हैं? हम लोग स्वीकार करते हैं क्योंकि खुद ही बनाए हैं। दूसरा बात, भारत कैसा देश है? संपूर्ण प्रभुत्व है। मतलब हम इसको लंबा लाइन खींचे तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहा जाता है। भारत कैसा देश है? संप्रभु संपन्न राष्ट्र है। संप्रभु संपन्न का अर्थ है, कहने का मतलब है कि भारत आंतरिक रूप से सबसे ऊपर भारतीय संविधान है और बाहरी रूप से क्या है? स्वतंत्र है। बाहरी रूप से क्या है? स्वतंत्र है। हम किसी के भी इशारे पे नहीं चलते हैं, यानी कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है ना, संप्रभु संपन्न। दूसरा देखिए कैसा है? समाजवादी है ना। भारत में कौन सी नीति लगाया गया? समाजवादी। एक्चुअली हम ये जानेंगे कि समाजवादी शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, है ना। 42वें संविधान संशोधन में
है ना, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया है। कौन कौन? पहला है समाजवाद, समाजवाद, और दूसरा है पंथ निरपेक्ष, और तीसरा क्या है? अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन? क्योंकि इसके पहले मूल संविधान में ऐसा कोई बात नहीं था, लेकिन आप जब मूल संविधान को पढ़ेंगे तो ये सारे चीज उसमें दिखता है कि समाजवाद का भी लक्षण है, पंथ निरपेक्ष है, और अखंडता की भी बात करती है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की भी बात करती है, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं था, है ना। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी सरकार ने इन 3 शब्दों को जोड़ दिया, है ना। तो भारत कैसा देश है? समाजवादी। समाजवादी कहने का मतलब है जितना भी, है ना, जितना भी बड़े बड़े कारखाने होंगे, चाहे इंडियन रेलवे हो या जो भी हो, जिसका मालिक सरकार होगा, कोई निजी व्यक्ति नहीं होगा, तथा उनका जो लाभ होगा और उसे जो चलाया जाएगा समाज के कल्याण के लिए चलाया जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है? पंथ निरपेक्ष। यानी पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब है, एक मिनट, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब है कि भारत का कोई राज्य का, भारत का यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्म राज्य के मामले, राज्य के समक्ष बराबर होगा। राज्य के समक्ष क्या होगा? बराबर होगा। इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाएगा? पंथ निरपेक्ष। क्या बोला गया है? पंथ निरपेक्ष बोला गया है ना। अगला है लोकतांत्रिक। अगला क्या है? लोकतांत्रिक, है ना। तो भारत में लोकतांत्रिक, भारत में जो भी सरकार होगी वो चुनाव के माध्यम से आएगा, है ना, लोकतांत्रिक प्रोसेस से आएगा। तो उसको क्या कहेंगे? लोकतांत्रिक और गणराज्य, है ना। भारत एक क्या है? गणराज्य है ना। इसमें एक शब्द आगे पढ़ेंगे गणराज्य में कि भारत राज्यों का संघ है, और ये कैसा देश है? गणतंत्रात्मक देश है। कैसा देश है? गणतंत्र देश है। कैसा देश है? गणतंत्र। गणतंत्र कहने का मतलब है कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा, है ना। यही है गणराज्य। तो देखिए आपके अभी 4 शब्द हम लोग लाए हैं, पूरा पता चल गया कि भारत कैसा होगा, भारत का संविधान कैसा है। आगे देखिए, बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को, तथा समस्त नागरिकों को, क्या क्या है? समस्त नागरिकों को, है ना, तथा समस्त नागरिकों को, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखिए भारतीय संविधान में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में लोगों को किस किस प्रकार के न्याय प्राप्त है? कौन कौन से न्याय प्राप्त है? सॉरी, हाँ, 3 प्रकार के। और प्रस्तावना में किस किस न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और क्या? राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है ना। ठीक है। अब उसके बाद देखिए स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इस प्रकार 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौलिक अधिकार भी आ गया है ना। तो न्याय कितना है? 3, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और स्वतंत्रता कितना है? पहला, हाँ, और सॉरी मिस्टेक हो गया। तो न्याय कितना है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता कितनी है? 5। स्वतंत्रता कितनी है? 5 है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद यदि देखें आगे, है ना, और क्या क्या मिला है? देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो 2 प्रकार की समता है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा मतलब भारत के राज्य के लिए सभी लोग बराबर है, और अवसर मतलब जो भी सरकारी नियोजन निकलती है सबके लिए बराबर होगा, है ना। अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, है ना, व्यक्ति की गरिमा, यानी कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है,
इज्जत होती है, उनकी भी सुरक्षा की बात करती है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और क्या अखंडता, है ना, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, है ना, ये क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, है ना, तो कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। देखिए और लिखा है यहाँ, देखिए मिति मार्सेस शुक्ल सप्तमी सप्त 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अंगीकृत मतलब धारण करते हैं, अधिनियमित मतलब लागू करते हैं, और आत्म अर्पित मतलब समर्पित करते हैं, है ना, मतलब कि हम अब इसे अपना हर चीज क्या करते हैं, समर्पित करते हैं, है ना, हाँ क्या करते हैं, आत्म अर्पित करते हैं। इस प्रकार कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रस्तावना से पूछा जाएगा, है ना। अभी हम देखिए, अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान में ये जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन किन देशों से प्रभावित है, इन सब पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी ऊपर में आया था उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। तो लेकिन एक चीज पहले हम और आपको बता देना चाहते हैं कि और क्वेश्चन पूछने का तरीका है जो कि बीपीएससी पिछले साल में इसको पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है, देखिए प्रस्तावना से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है कि आपको क्रम से सजाने के लिए प्रस्तावना में इनमें से कौन कौन सा शब्द क्रम से कैसे याद रखना है। तो देखिए पहला क्या है, संप्रभु संपन्न, है ना, संप्रभु संपन्न या संप्रभु प्रभुत्व यह लिखा हुआ है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना। ये शब्द को आप अच्छे से क्रम से याद कर लीजिए, क्रम समझते हैं ना, मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसा किया जाएगा कि ऑप्शन आपका यदि क्रम से नहीं रहेगा आपको याद, तो ऑप्शन में आपको उल्टा पुल्टा करवा देगा, है ना। तो क्रम से याद रखिएगा, भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा है कि कितने प्रकार के न्याय है, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। चौथा, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, 5, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समता, समता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उसके बाद देखिए राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए तथा सुनिश्चित करने के लिए। और संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब, तो ये क्वेश्चन आएगा, तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। अब इससे रिलेटेड कुछ बात और है, उसको आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है। कितने देशों से, 4 देशों से। पहला है अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से और रूस से। अब हम ये बात करेंगे अमेरिका से किस प्रकार ये प्रभावित है। देखिए पहला अमेरिका, तो विश्व के प्रथम देश अमेरिका है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। तो सर प्रस्तावना है क्या, प्रस्तावना बहुत इजी चीज होती है कि किसी चीज को जानना है तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है ना। तो अमेरिका में पहली बार इस प्रस्तावना को लाया गया था, तो अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था, है ना। तो अमेरिका का अनुसरण करते हुए भारत ने अपने संविधान में प्रस्तावना को क्या कर दिया, शामिल कर लिया। और दूसरा ऑस्ट्रेलिया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जो अभी मैंने पढ़ के समझाया, ये कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फ्रांस, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में 3 शब्द आया था उभर के। वो 3 शब्द क्या था, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता और क्या, बंधुत्व, इन, है ना, नारा दिया गया था। इस क्रांति से प्रभावित होकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, है ना, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शब्द को जोड़ा गया है ना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो ये 3 शब्द है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, किस देश से लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। जो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था, समझे। अब देखिए प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। अभी मैंने पहले ही बताया था 5 प्रकार कौन कौन है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास, है ना। सबसे पहले देखिए, आगे चल के आपको मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे ना, तो बताएंगे वहां पे कि ये 5 जो है मौलिक अधिकार है ना। तो कौन कौन सा है,
पहले आप किसी चीज को विचार करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं, मतलब किसी भी तरीके से रखते हैं उसको, लिख कर, बोलकर, है ना, या उसके बाद उसको धर्म को अपनाते हैं, फिर उपासना करने का आपको अधिकार है, फिर विश्वास, है ना। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रताएं हैं। है ना। उसके बाद देखिए प्रस्तावना में 2 प्रकार का समानता, पहला है प्रतिष्ठा और क्या, अवसर की समानता। फिर देखिए प्रस्तावना में बंधुत्व स्थापित करने की बात की गई है ना। क्या बंधुत्व मतलब भाईचारा, यानी भारत में जो भी लोग रहते हैं, जो भी धर्मों के लोग रहते हैं, आपस में सब मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे, समरसता से रहे, इसी को क्या कहा गया, बंधुत्व की बात की गई है ना। चौथा देखिए रूसी क्रांति 1917 के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, है ना। ये जो देखिए अब रूस से कैसे प्रभावित है, तो रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, आप पढ़े होंगे। उससे जो है ना 3 प्रकार के न्याय है, आर्थिक, राजनीतिक और कौन है, सामाजिक न्याय की बात की गई है। और इसी क्रांति से प्रभावित होकर संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की गई है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रस्तावना के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत, है ना, अलग अलग है। तो क्या है मत, इन बातों को देखते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या है, एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा है, परिचय पत्र, क्या कहा है, परिचय पत्र कहा है। वही मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने क्या कहा, सुनिए। इन्होंने कहा प्रस्तावना को अमेरिका के घोषणा पत्र के समान माना। अमेरिका के कौन पत्र के समान माना है, घोषणा पत्र। अमेरिका के क्या घोषणा पत्र है, आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आर्मेचर वार्कर ये ब्रिटिश विद्वान थे, इसने प्रस्तावना को कुंजी क्या कहा है, कुंजी कहा है ना। देखिए पंडित ठाकुर प्रसाद ने भार्गव ने कहा क्या, ये संविधान के सदस्य थे, ये संविधान सभा के कौन थे, सदस्य थे। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का सम्मिलित भाग बताया है ना। इनका कहना है कि इससे ये जुड़ा हुआ भाग है, ठीक है ना। अगला देखिए कौन है ना, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकाल सपनों का विचार है ना, यानी कि आने वाले भारत में गणतंत्र होगा, लोगों को न्याय मिलेगा, समानता होगा, एक सपना है, तो दीर्घकाल सपना का एक विचार है। ये किसने कहा था, है ना, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। अब मुंशी जी क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा प्रस्तावना संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणराज्य का भविष्य फल है, यानी भारत संप्रभु होगा, स्वतंत्र राष्ट्र होगा, है ना। और दूसरा होगा लोकतांत्रिक, क्या होगा, लोकतांत्रिक, यानी यहाँ के लोगों को अपना वैल्यूज पता होगा, यानी कि सत्ता जो है किसके पास होगा, जनता में निहित होगा, वो पता होगा। गणराज्य मतलब भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, गणराज्य होगा, गणतंत्र होगा, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। ये भविष्य फल है, सारा चीज उन्होंने पहले ही बोल दिया, है ना। देखिए बेरूवाड़ी संघ 1960 में एक केस आया था, इसमें जैसे कि मैंने अभी क्या बोला कि प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया। प्रस्तावना में क्या कर दिया गया है, संशोधन, 42वां संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़ा था, बताए थे ना, क्या क्या जोड़ा था, समाजवाद, है ना, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। लेकिन उसके पहले 1960 में एक केसेस आया था, वो केस कौन था, बेरूवाड़ी संघवाद। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था बेरूवाड़ी संघ में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये अलग से है, इसलिए इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता। लेकिन आगे देखिए फिर एक केस फिर आया, केशवा भारती बनाम केरल राज्य, है ना, 1973 का केस था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने पुराने निर्णय को पलट दिया। उन्होंने जो निर्णय दिया था कि 1973 में पलट दिया कि संविधान का भाग नहीं है, इसमें उन्होंने पलटते हुए क्या कहा कि संविधान का अंग है, यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन एक चीज बोल दिया, लेकिन इसमें एक चीज बोल दिया, क्या बोला कि मूल ढांचा नहीं बदल सकते हैं, मूल ढांचा नहीं बदल सकते हैं, है ना। तो मूल ढांचा में क्या आता है, यही सब आता है, लोकतांत्रिक, गणराज्य, है ना।
तो संशोधन इसमें कर सकती है, इस बार ये बोल दिया तो भैया कर सकती है, तो आगे चल के संशोधन करेगी संसद। तो क्या क्या किया देखिए, है ना। अब देखिए, संसद इस अधिकार का प्रयोग करते हुए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया था 1973 में केशवानंद भारती केस में कि संविधान का अंग है, प्रस्तावना कर सकती है ना। इसका प्रयोग करते हुए, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए 42वां संविधान संशोधन क्या कब क्या 1976 में, और 3 शब्द जोड़ दिया। 3 शब्द कौन कौन जोड़ा था, है ना, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, है ना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए आगे देखिए, नोट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और यह संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर हुआ है ना, एक बार बस। 42वां संशोधन के दौरान प्रस्तावना का संशोधन हुआ 1976 में, और किसके कमेटी के अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर। चलिए देखिए, मूल संविधान के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभुत्व, संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। वहीं 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना भारत को संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। तो देखिए कहीं पर कोई चेंजिंग नहीं है, ये सारा चीज पहले से संविधान में नहीं था, बट मैडम जी थोड़ा रूस से ज्यादा प्रभावित थी, इंदिरा गांधी, इसीलिए इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, समाजवाद। जबकि पहले से ही भारत में, भारतीय संविधान में समाजवाद की सारी चीजें दिखती थी। जब आपको भारतीय संविधान को, भारतीय, है ना, भारतीय संविधान को अच्छे से आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ नया नहीं की थी इसने, है ना। लेकिन फिर भी इन शब्द को ऊपर लाना था तो इन्होंने ला दिया, है ना। तो चलिए, है ना, अब देखिए आगे क्या कहता है, बंधुत्व। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भाईचारा, है ना, ये भी शब्द है संविधान से, ठीक है। अब कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो ऐसे, है ना, जो ऐसे कि कुछ ऐसे टर्म थे जो कि प्रस्तावना में आया था, उसका हम थोड़ा एक्सप्लेन एक बार अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या था, बंधुत्व। तो देखिए बंधुत्व का अर्थ क्या होता है, भाईचारा, यानी आपस में प्रेम से रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये क्या कहलाएगा, बंधुत्व कहलाएगा। चलेगा आगे देखिए, गणराज्य क्या है, गणराज्य वैसा देश राष्ट्र जहां राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। मैंने पहले भी बताया, राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा, निर्वाचित होगा, गणराज्य कहलाता है। भारत क्या है, एक गणराज्य है, क्योंकि राष्ट्रपति यानी राष्ट्राध्यक्ष क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, वंशानुगत नहीं होते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम यहाँ पे, कौन सा ऐसा देश है जो दुनिया का प्राचीनतम लोकतांत्रिक देशों में से एक है, लेकिन वो गणराज्य नहीं है, बताइए कौन सा देश है जो गणराज्य नहीं है लेकिन लोकतांत्रिक है, उस देश का संविधान भी अलिखित है ना। कौन सा देश है, इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड एक ऐसा देश है, ओके। तो वो गणराज्य नहीं है, लेकिन भारत क्या है, गणराज्य है, ओके। तो चलिए अगला है लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वैसा संस्थान जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता में। ये बात भी सही है कि शक्ति का अंतिम स्रोत किसमें निहित होता है, जनता में निहित होती है। इसी को क्या बोलेंगे, लोकतंत्र, है ना। चलिए अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कुछ लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया क्या है, एक शासन प्रणाली है ना। लेकिन हमको ना इस सब से हमेशा एतराज होता है, जब मैं लिंकन को पढ़ता हूँ तो समझ में एक चीज गलती आती है। देखिए कहता है राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, ये तो समझ है, जनता के द्वारा शासन प्रणाली है। तो ये जनता के द्वारा शासन प्रणाली यहाँ पर हमको लगता है मिस्टेक है, लिंकन जी से हुआ है। यहाँ पर यह होना चाहिए कि जनता के प्रति उत्तरदायी शासन प्रणाली है। एक्चुअली हम लोग जनता चुनते हैं, है ना, जनता को क्या करते हैं, चुनते हैं। जो जनता के लिए हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ये नहीं कि जनता ही शासन करता है ना। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि, है ना, महान इंसान है, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, इसलिए इनका परिभाषा फेमस है ना। तो क्या बात है कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है, जनता में होती है, ठीक है। देखिए लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, है ना।
तो पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी वैसी शासन पालन जिसमें कानून का निर्माण प्रत्यक्ष तौर पर जनता की भागीदारी होती है, उससे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें सबसे बेहतर उदाहरण स्विट्जरलैंड का है, जो कि भैया छोटे छोटे देशों के लिए संभव है, हमारे यहाँ ऐसा संभव नहीं है। दूसरा प्रत्यक्ष वैसे शासन पालन इसमें कानून का निर्माण आम जनता नहीं बल्कि आम के द्वारा, यानी आम जनता के द्वारा, यहाँ पे एक शब्द छुटा हुआ है जनता, आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की भागीदारी होती है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। विश्व के अधिकतर देशों में इसी प्रकार की शासन प्रणाली मिलती है। और प्रत्यक्ष यानी कि यहाँ से हम चुनते हैं, चुनने के बाद क्या होता है, वो वहां जाता है विधानसभा या लोकसभा में, वो हमारे लिए क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, इसे कौन सा लोग कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कहाँ कहाँ पे देखिए, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि देशों में। वैसी शासन प्रणाली जिसमें कानून का निर्माण आम जनता नहीं बल्कि आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। समझ गए, लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, दो, प्रत्यक्ष और क्या होता है, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जनता स्वयं भागीदारी लेते हैं कानून लाने में, और अप्रत्यक्ष में जनता द्वारा चुना गया कौन लेता है, प्रतिनिधि भागीदारी लेता है। ओके, चलिए, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन हो गया, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कौन हो गया, कनाडा, है ना। तो चलिए, अब हम भारत के लोग, देखिए लास्ट लाइन क्या कहता है, हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। इसका अर्थ होता है कि भारतीय संविधान का स्वीकार तथा उस पर लागू भारत की जनता किया है, भारत की जनता ने किया है। प्रस्तावना हमें यह जानकारी देता है कि भारतीय संविधान भारत की जनता को क्या है, समर्पित है। ओके, है ना। चलो अब छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान से, भारतीय संविधान की यदि प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें भारत की कंप्लीट रूप से शासन प्रणाली के बारे में पता चलती है कि किस प्रकार से भारत का संविधान होगा या किस प्रकार के शासन व्यवस्था होगा। धन्यवाद।